आर्मी का एक अलग डायनामिक शुरू हो गया जी। और इस नए बयानिए में उन्होंने कहा कि वी आर द अदर ऑफ इंडिया। एक आइडेंटिटी क्राइसिस उनका शुरू हो गया कि हम कौन हैं, हम वी आर नॉट इंडिया, वी आर द अदर ऑफ इंडिया। और हम भारत से हमें खतरा है, हमें एक आर्मी की ज़रूरत है जो हमें बचा सके, एंड दैट इज़ द ओनली फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन दैट कैन सेव अस फ्रॉम दिस ग्रेट थ्रेट ऑफ इंडिया। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कि उसके बिना हम अधूरे हैं। तो ये एक तरह के सिंथेटिक नैरेटिव्स उन्होंने शुरू किए, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसी एक अलग दिशा में जाने लगी। अगर आप विद परफेक्ट हाइंडसाइट देखें तो मैं कहूँगा 2008 नहीं मगर उसके पहले भी 1990s में जब कश्मीर में इतनी बुरी तरह से आतंकवाद हुआ, या 80s में पंजाब में, उस समय भारत को कुछ फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था जी, क्योंकि हम उसके चलते एक डिटरेंस इस्टेब्लिश करते जी, कि अगर आतंकवाद इस लेवल के ऊपर गया जी, तो हम हमला कर सकते हैं, यहाँ हम इस तरह से फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं जी। जो बालाकोट में हुआ वो पहले होना चाहिए था। तो अगर आप ये आर्ग्यूमेंट आप रख सकते हैं कि 80s में अगर आप करते तो शायद 90s में कश्मीर में आतंकवाद नहीं होता, 90s में करते तो शायद भारत भर में आतंकवाद नहीं होता। तो एक कॉस्ट आप एस्केलेट करते पाकिस्तान आर्मी को। डू यू थिंक कि ये जो 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई और हम बॉर्डर के पास गए, बॉर्डर के पार गए, डोंट यू थिंक ये ब्लफ हमने पाकिस्तान का उस टाइम कॉल कर दिया कि नहीं भाई आप जो है वो अब प्लीज़ अपनी डॉक्ट्रिन मत बताइए, हमें नहीं जानना है, बट वी विल स्ट्राइक। पाकिस्तान चाहता है कि आप ये मान के चलें कि अगर उन्होंने आतंकवाद किया और आपने वापस हमला किया तो एकदम से उसका स्तर कन्वेंशनल वॉर पे और न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है जी। ये सच नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि सब कन्वेंशनल स्पेस है। तो भारत ने एक सब कन्वेंशनल जवाब दिया एयर स्ट्राइक से या सर्जिकल स्ट्राइक से। तो आतंकवाद के खिलाफ अब हमने स्पेस बनाई है कि इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। वेलकम टू बीइंग क्यूरियस विद यश। वेलकम एवरीवन टू बीइंग क्यूरियस विद यश। Today it's my honor that we have like a very esteemed guest. हमारे पास बहुत ही esteemed guest हैं, डिप्लोमेट अजय बिसारिया सर। अजय बिसारिया सर की जो प्रोफाइल है, अगर मैं उनको एक्सप्लेन करना चाहूँगा तो इट विल बी लाइक आई डोंट नो 10 मिनट्स लग जाएगा, बट इन वेरी शॉर्ट आई वुड से ही सर जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं एज एन एम्बेसडर इन पाकिस्तान, कनाडा एंड पोलैंड। सर ने वर्ल्ड बैंक में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। Sir was private secretary to Atal Bihari Vajpayee. So the list goes on and on about his accomplished in life. आज सर से हम बात करेंगे कई सारे टॉपिक्स पे, लाइक IC-814 हाईजैकिंग, रशिया यूक्रेन वॉर जिसमें सर ने कुछ रिसर्च भी पब्लिश की है, एंड ऑल्सो अबाउट हिज लेटेस्ट बुक एंगर मैनेजमेंट अबाउट इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। So welcome sir, welcome to the podcast. Thank you Yash, good to be with your program and I like the name of your program, Being Curious, because ये ज़रूरी है कि हम सवाल पूछें और curious रहें कि क्या हो रहा है हमारे दुनिया में। Yes. So sir start करते हैं। like आपके मैंने बहुत सारे talks सुने हैं and all, but I was little curious to know about your personal life, about your family, about how is your personal life, because आपकी life मैंने देखा you have traveled so much across the world, so how is your family managing, how is everything, how are your parents managing your such a difficult life that you have been, so I really want to know about them. No, sure. So when I was young, उस समय फॉरेन सर्विस को ज्वाइन करने की बात नहीं सोची थी। अच्छा। और जब मैं कॉलेज में आया और उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंट स्टीफन से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया। अच्छा। फिर IIM कलकत्ता में गया, वहाँ पे MBA किया। अच्छा। और उस समय कुछ सोच पैदा हुई कि कुछ ब्रॉडर कैनवस पे काम करना है। अच्छा। कि कुछ ग्लोबल कैनवस में, इसलिए ये सोचा कि MBA करने के बाद कि या तो भारत सरकार को मैं ज्वाइन करूँ, सिविल सर्विस का इम्तिहान दूँ, बट इवन विद इन दैट ये सोच थी कि आई शुड
join the foreign service because that is a global canvas. Yes. और कहीं ना कहीं वहाँ तब सोच थी 1980s में कि भारत उभर के आएगा, भारत की जर्नी जो रहेगी Yes. वो एक बहुत पॉजिटिव जर्नी रहेगी विश्व भर में, जी सर। और उसके साथ जुड़ने में भारतीय विदेश सेवा में एक स्पेशल कुछ स्पेशल मतलब बात रहेगी उसमें। जी सर। तो उस समय मैंने जब इम्तिहान दिया था ये सोच के दिया था कि मैं IAS ज्वाइन करूँगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। मगर उसके देने के बाद जब नतीजा आया और तब मुझे और पता चला विदेश सेवा के बारे में, तो मुझे लगा कि यहाँ पे और भी शायद इंटरेस्टिंग बात रहेगी। अच्छा। और फिर 35 साल का सफ़र रहा इंडियन फॉरेन सर्विस में, जगह जगह जाने का मौका मिला। Yes. और शुरू में मेरे पेरेंट्स ये सोचते थे कि मुझे IAS में होना चाहिए था क्योंकि फिर मैं पास रहता। जी जी। मगर 1-2 साल बाद उनको भी लगा कि वो मेरे को विज़िट भी करने आए बाहर। अच्छा। तो उनको लगा कि ये ठीक है, एक करियर हो सकता है। और इसमें भी एक अलग ही दुनिया है। जी जी। और वो उनको लगा कि ये ठीक है। जी। और मेरा परिवार जो था, फिर मेरी शादी हुई जब मेरी वाइफ भी आती जाती रही, वो दिल्ली में काम कर रही थी। अच्छा। तो उनका आना जाना लगा रहा। अच्छा। तो अब द वर्ल्ड इज़ बिकमिंग अ विलेज, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। आप एक फ़्लाइट लेके पहुंच गए कहीं पे, तो फैमिलीज़ भी इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि आप विदेश जा रहे हैं, आप आ रहे हैं। तो आई थिंक वी आर लर्निंग टू एडजस्ट टू लिविंग, बिकमिंग ग्लोबल सिटीजन्स। हम सभी ग्लोबल सिटीजन्स हैं आज, क्योंकि विदेश जाना आसान है, वहाँ काम करना आसान है और वापस आना भी आसान। नाउ मैं आपकी बुक से कुछ रिलेटेड सवाल पूछता हूँ, बिकॉज जब मैं आपकी बुक पढ़ रहा था, आई फाउंड लॉट ऑफ क्यूरियस थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स दैट आई डिड नॉट नो। सो बट एक मेरा बेसिक सवाल था, मैंने आपकी पूरी बुक पढ़ी और मुझे उस चीज़ का आंसर नहीं मिला। और सवाल बेसिकली ये है कि जैसे इंडिया है, इंडिया डेमोक्रेटिक हो गया और हमने शुरुआत में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे दिया, ठीक है, परफेक्ट है, और ठीक है बहुत सारे हिकअप्स आए बट वी मैनेज थ्रू। बट हमने ये देखा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन ही बनते बनते 8 साल हो गए, 1956 तक कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसके बाद ही तुरंत ही डिक्टेटरशिप आ गई। और मेरा बेसिक सवाल ये था कि पाकिस्तान के शुरुआती ईयर्स में व्हाट डू यू थिंक प्रॉब्लम रही कि पाकिस्तान आज एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ हाइब्रिड रिजीम में चल रहा है। ये मेरा बेसिक सवाल था, और इंडिया जो है दूसरी तरफ चला गया। सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्स टू यू कि आपने पूरी किताब पढ़ी। 540 पन्ने की किताब है। और अभी इसका हिंदी अनुवाद आना बाकी है, मगर ये इंग्लिश में निकली थी जनवरी 2024 में। और इसको लिखने के पीछे कहीं ना कहीं ये भी सोच थी कि I wanted to make this story accessible to a younger audience. Yes. Younger people जो इतने familiar नहीं हैं इस कहानी से और भारत पाकिस्तान संबंधों की। और दूसरा, एक लॉन्ग फॉर्म की भी अपनी जगह है। ये दुनिया जा रही है शॉर्ट फॉर्म की तरफ, रील्स में और ऑडियो विजुअल मीडिया में, मगर किताबों की एक जगह है। एक लंबे और डिटेल्ड आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाने की भी जगह है। और देयर इज स्पेस फॉर लॉन्गर कॉन्वर्सेशंस, डीपर कॉन्वर्सेशन। 100%। तो ये तो एक किताब की बात हुई। दूसरा जो आपने सवाल पूछा कि भारत और पाकिस्तान एक दिन पैदा हुए और फिर भी इतना अलग अलग सफ़र रहा। एक दो भाई जैसे बिछड़ गए हों और बिल्कुल अलग सफ़र पे निकल गए हों। तो ये इस बारे में मैंने काफ़ी इस किताब में भी उल्लेख किया, बात करी। भारत जब आज़ाद हुआ तो इंडिया वॉज फॉर्चुनेट कि हमारी लीडरशिप ऐसी मिली और एक कंटिन्यूटी मिली। नेहरू, पटेल और जो लीडर्स थे कि वो 17 साल रहे। नेहरू का टर्म इतना लंबा रहा। उसके अलावा भारत ने अपने आप को संविधान एक बहुत जल्दी दिया।
एक संविधान में एक पहचान बनी। जी 1947 के बाद 1950 में संविधान तैयार हुआ और फिर चुनाव होना शुरू हुए और एंड इलेक्शंस टुक प्लेस रेगुलरली पूरे भारत में। मगर पाकिस्तान की कहानी अलग रही। 56 में आपने कहा कि उनका संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, टिल देन दे वर डोमिनियन, बट वो भी संविधान जो इफ़ेक्टिवली 1973 में ही बना, क्योंकि 56 में जो बना 2 साल के अंदर अयूब खान ने उसको एब्रोगेट कर दिया और मिलिट्री रूल चला उनका फिर उसके बाद। तो 1973 में भुट्टो के समय में आके एक संविधान बनता है। जी दूसरी बात, उनके चुनाव नहीं हुए, तो दे वर्कड विद द कंस्टिट्यूएंट असेंबली और उनके अर्ली लीडर्स हैं, उनकी मृत्यु अर्ली हो गई, जैसे जिन्ना पास्ट अवे इन 48, उनके पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान पास्ट अवे इन 1951। जी तो उसके बाद और चुनाव भी नहीं हुए, तो इफेक्टिवली पहला चुनाव आके होता है उनका 1970 में। जो ट्रू एंड फेयर इलेक्शन। हाँ, ट्रू और फेयर इलेक्शन पहली बार, और बाकी वो लिमिटेड थे और वो फेक इलेक्शंस थे। और उस चुनाव का जो नतीजा निकला उसको मिलिट्री ने नहीं एक्सेप्ट किया और वेस्ट पाकिस्तान ने नहीं एक्सेप्ट किया, और उसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान के 2 भाग हो गए, बांग्लादेश अलग हो गया। और उसका प्राइमरी रीज़न ये था कि वो नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे 1970 के चुनाव का जो रिज़ल्ट आया कि मुजिबुर रहमान को प्रधानमंत्री बनाते उनकी अवामी लीग जिसकी मैक्सिमम सीट्स थी, तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो पाकिस्तान का दुर्भाग्य रहा कि शुरू से ही एक स्ट्रक्चरल रियलिटी जो बनी कि जो ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री एलीट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान पे कैप्चर कर लिया। और उन देश में जनता की, आवाम की आवाज़ को ट्रांसलेट करके एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती, वो नहीं हुआ। और जब बनने का मौका आया तब गलत फैसले हुए आर्मी के द्वारा और सिविलियन लीडर्स के द्वारा भी, कि वो ये फैसले नहीं कर पाए कि किस तरह से हम देश को आगे ले जा सकते। ओके सर, कई सारे पॉइंट्स पे मैं डबल टैप करना चाहूँगा यहाँ पे। सर, जैसे आपने कहा कि जो पाकिस्तान का संविधान बना वो काफ़ी लेट बना, और सर इंडिया का संविधान जैसे बन गया। बेसिकली सवाल मेरा ये है कि जो इतना लेट संविधान बना, तो डोंट यू थिंक कि जो पाकिस्तान की जो फ्यूडल एलीट थी और जो इंडिया की फ्यूडल एलीट थी, जैसे हमारे यहाँ पहले प्रिंसली स्टेट्स थे और जो उनके यहाँ प्रिंसली स्टेट्स थे, उनके यहाँ प्रिंसली स्टेट्स को नहीं एक तरीके से साइड किया गया जो हमारे यहाँ सरदार पटेल ने किया। डू यू थिंक वो बहुत बड़ी गलती थी? बिकॉज वो प्रिंसली स्टेट्स के जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे और जो ब्यूरोक्रेट थे, दोनों ने मिल के जो है एक पूरा कबाल बना लिया और पूरे देश पे कब्जा कर लिया। और हमारे यहाँ वही जो नेहरू थे और बाद में जो इंदिरा गांधी भी थी, उन्होंने क्या किया कि उस फ्यूडल सिस्टम को धीरे धीरे करके हटाया, बिकॉज दे न्यू कि उस टाइम पूरे सिस्टम पे उनका कैप्चर है, बिकॉज अल्टीमेटली रिसोर्सेज उनके हाथ में थे। डू यू थिंक ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है? ये भी एक कारण था। और जो आप देखें, पाकिस्तान में 2 अलग प्रोसेसेस चली। भारत में जैसा आप कह रहे हैं चुनाव हुए, और 1950s में ही लैंड रिफॉर्म्स हुए, कि जो फ्यूडल एलीट जो थी उसको तोड़कर आगे बढ़ने का, एक नॉर्मल डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ने का प्रयास हुआ। नेहरू ने भी किया, फिर इंदिरा गांधी ने भी किया। वो अलग कहानी है कि इंदिरा गांधी एक सोशलिज्म की तरफ ज़्यादा ही बढ़ गई और हमने नेशनलाइजेशन बहुत ज़्यादा किया उस समय, वो हमें शायद नहीं करना चाहिए था। मगर पाकिस्तान की कहानी अलग रही कि ये फ्यूडल एलीट्स का कैप्चर आप कभी तोड़ नहीं पाए, क्योंकि ये जो मिलिट्री एलीट्स थी और फ्यूडल एलीट्स और सिविलियन एलीट्स, इन्होंने पूरे देश पर कैप्चर, अपना कब्जा बनाए रखा। और इसको ना आप चुनाव करके तोड़ पाए कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी, नॉर्मल प्रजातंत्र उभर के नहीं आया। और उसके अलावा एक वहाँ पे प्रोसेस रही कि आर्मी का एक अलग डायनामिक शुरू हो गया। और इस नए बयानिए में उन्होंने कहा कि वी आर द अदर ऑफ इंडिया। एक आइडेंटिटी क्राइसिस उनका शुरू हो गया कि हम कौन हैं, हम
वी आर नॉट इंडिया, वी आर द अदर ऑफ इंडिया। Okay. और हम भारत से हमें खतरा है, हमें एक आर्मी की ज़रूरत है जो हमें बचा सके, एंड दैट इज़ द ओनली फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन दैट कैन सेव अस फ्रॉम दिस ग्रेट थ्रेट ऑफ इंडिया। और उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कि उसके बिना हम अधूरे हैं। तो ये एक तरह के सिंथेटिक नैरेटिव्स उन्होंने शुरू किए, जिसकी वजह से उनकी पॉलिसी एक अलग दिशा में जाने लगी। तो भारत के साथ जो युद्ध हुए, कि कश्मीर को लेने का प्रयास हुआ, तो उसमें अपने देश को और वीक करते गए, और आर्मी के कैप्चर से एक रेगुलर इकोनॉमी भी नहीं बन पाई, एक नॉर्मल इकोनॉमी भी नहीं बनी। तो आर्थिक स्थिति भी बिगड़ती रही, उनकी राजनीतिक स्थिति भी बिगड़ती रही, कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं उभर के आई जो काम कर सकें, क्योंकि हर 10 साल में 10 साल के लिए आर्मी एलिट्स ने देश पे कब्जा किया। तो और सिक्योरिटी चैलेंजेस रहे उनके, कि एक तरफ से वहाँ पे अफ़गानिस्तान में प्रॉब्लम रही, तो एक सिक्योरिटी स्टेट, एक गैरिसन स्टेट जिसे कई बार कहा जाता है, वो बन के आ गया पाकिस्तान में, जो एक नॉर्मल देश नहीं बन पाया। सर, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस, डू यू थिंक कि इसमें जिन्ना का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज उन्होंने पूरी की पूरी जो पाकिस्तान की बेस रखा, वो इस बेसिस पे रखा कि हम एक मुस्लिम नेशन बनाना चाहते हैं, हिंदूज मुस्लिम्स जो हैं वो सेफ़ नहीं रहेंगे इंडिया में। लेकिन फिर उन्होंने जो 11 अगस्त की अपनी स्पीच दी, उसमें वहाँ पे उन्होंने ये थोड़ा फ्लर्ट किया कि नहीं, हम एक सेक्युलर स्टेट बनाएंगे। अचानक से उन्होंने एक यू टर्न मारा। तो डू यू थिंक कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस है वो एक जिन्ना की ही देन है, जिसको पाकिस्तानी आर्मी ने बाद में कैप्चर कर लिया? देखिए, मैं जिन्ना को ज़्यादा इतना ब्लेम नहीं करूँगा, क्योंकि वो एक स्वाधीन पाकिस्तान में 1 साल से भी कम रहे, और वो भी उस समय भी बीमार थे। जिन्ना's रोल वॉज इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, कि वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही कि जब अंग्रेज़ जा रहे थे, उनको ये कन्विंस कर पाए जिन्ना कि आपको ना केवल भारत को आज़ादी देनी है, मगर भारत से एक पाकिस्तान भी बनाना है, और उसको भी आज़ादी देनी है। तो इस प्रोजेक्ट में वो इतने ज़्यादा व्यस्त थे कि उन्होंने कोई सोच इस पे डीपली एक प्लान नहीं किया कि जब पाकिस्तान आज़ाद हो जाए तो वो क्या बनेगा। तो दैट्स व्हाई ही हैज़ नो क्लियर मैनिफेस्टो राइटिंग ऑन व्हाट पाकिस्तान विल बिकम। कई उनकी राइटिंग से अगर आप देखें, इश्तियाक अहमद की किताब है जिन्ना पे, और कई बायोग्राफीज़ हैं, उनमें से ये निकल के आता है निचोड़ कि जिन्ना डिडंट रियली हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान फॉर पाकिस्तान। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान बना लो, फिर देखेंगे, फिर देखेंगे क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं किस दिशा में। और एक 2 नेशन थियरी पे पाकिस्तान बनाया है, कि वो 1940 से उन्होंने जो आंदोलन शुरू किया कि भाई हिंदू और मुस्लिम अलग नेशंस हैं, और दे हैव टू बी इन सेपरेट नेशंस। और ये किसी तरह से जो पॉलिटिकल डायनामिक चली 1940s में, उसके चलते ये पाकिस्तान का क्रिएशन हो गया। मगर एक ब्लूप्रिंट नहीं छोड़ के गए कि किस तरह का पाकिस्तान बनाना है। आपने 11 अगस्त की स्पीच का उल्लेख किया, उसमें एक अलग बात कही थी कि एक सेक्युलर सा पाकिस्तान बनेगा, मगर और राइटिंग्स में अलग ही बात करी किस तरह का पाकिस्तान। तो देयर वाज नो लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट ऑफ द काइंड ऑफ पाकिस्तान दैट वाज टू बी क्रिएटेड, नॉट इन 1948। मगर ये जिम्मेदारी जिन्ना की नहीं थी, उनके सक्सेसर्स की जिम्मेदारी थी। जब जिन्ना नहीं रहे, तो उनके सक्सेसर्स को शायद भारत से सीख के एक ऐसा देश का निर्माण करना ज़रूरी था जिसमें एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक कोहेरेंस रहे। वो नहीं हो पाया। सो सर, अब नाउ आई विल टॉक अबाउट जो IC-814 हाईजैकिंग है, अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है। आपने वो वेब सीरीज़ देखी है सर? मैंने देखी। मैंने पूरी वेब सीरीज़ देखी जी। सर, तो आप उस टाइम वाजपेयी सरकार में जो है आप सेक्रेटरी थे, और वाजपेयी सर के वेरी क्लोज थे। यू वर लाइक लिटरली वर्किंग, ब्रिजेश मिश्रा सर, वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, एंड यू वर 3 क्लोज पीपल।
सो आई रियली वांट टू नो कि क्या उस टाइम आपके असेसमेंट में ओवर द इयर्स ऑफ रिफ्लेक्शन व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमारी एज ए नेशन जो है या पॉलिसी में क्या गलतियां रह गई थी जिसके कारण इतना बड़ा हाईजैक हो गया और उसके बाद भी दे कुड हैव जस्ट वो लोग छूट गए? जी, मैं उस समय प्रधानमंत्री वाजपेयी का निजी सचिव था जी, तो मैं उनके हाँ, ऑफिस में और जब 25 दिसंबर 1999 को 24 दिसंबर को ये प्लेन हाईजैक हुआ तो वाजपेयी जी का भी प्लेन हवा में था उस समय। हाँ, और मैं उनके साथ था। अच्छा, तो पहली कॉल मुझे आती है हाँ, जब हम लोग उतरते हैं हाँ, कि प्लेन हाईजैक हुआ, प्रधानमंत्री जी को बताइए। तो मैंने उनको बताया। हाँ, तो ये सबसे पहले सूचना मैंने उन्हें दी और फिर अगले 10-15 मिनट में जाके उनकी फिर ब्रीफिंग हुई। हाँ, तो ये जो पूरा कांड हुआ, एक तो सीरीज़ के बारे में कि मुझे मेरे विचार में उसको और क्लियरली कहना चाहिए था जी, कि ये फैक्ट और फिक्शन का एक ब्लेंड है। हाँ, कि फैक्चुअल कई चीज़ें हैं, हाँ, और कैबिन के अंदर जो हो रहा है वो लार्जली फैक्चुअल है, हाँ, मगर बाहर जो हो रहा है उसमें बहुत सारा फिक्शन है। हाँ, तो ये डिस्क्लेमर देना आवश्यक है नेटफ्लिक्स जी। में, क्योंकि लोग ये ना समझ बैठे कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ। Exactly, वो true. उसमें काफ़ी फिक्शनलाइज्ड एलिमेंट्स हैं। हाँ, मगर इसका आप आंकलन करें कि असेसमेंट करें अब कि हाँ, उस समय क्या गलतियां हुई, बहुत सी गलतियां हुई। ओके, और मेरे ख्याल से उन गलतियों से हमने सीखा है, क्योंकि उसके बाद टचवुड आज तक हाँ, कोई हाईजैक नहीं हुआ। जी, तो तुरंत ही हाईजैक होते एक प्रोटोकॉल ये था कि एक क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप सीएमजी जी, उसकी बैठक होना ज़रूरी थी, जी, और वो हुई। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी वाज द हेड ऑफ दैट ग्रुप। हाँ, और उसमें सारे इंटेलिजेंस के और सिक्योरिटी के सब लोग थे। तो अगर आप इसकी पूरी कहानी को अब विद रेट्रोस्पेक्ट देखें जी, तो पायलट ने एक बहुत अच्छा काम किया कि किसी तरह से वो प्लेन को हाईजैकर्स को मनवा के हाँ, अमृतसर में लैंड कर लिया। यस, दैट वाज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। True, और सही अमृतसर बात। में लगभग 45-50 मिनट वो एयरक्राफ्ट रहा। हाँ, तो हमारे पास मेरे ख्याल में उस समय एक एंटी हाईजैक प्रोटोकॉल साफ नहीं था ओके, कि ऑटोमेटिकली हम कई चीज़ें करें, हाँ, कि तुरंत ही हम एनएसजी को भेजें वहाँ पे, जी, जो उधर पहुँच जाए, या एंटी किसी भी कंडीशंस में उस प्लेन को हम जाने ना दें अमृतसर हाँ, से, अपनी टेरिटरी से। हाँ, तो ये एंटी हाईजैक प्रोटोकॉल्स मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ नहीं थे कि इस विषय में क्या करना चाहिए। ओके, और उस एयरक्राफ्ट को पायलट तो हाईजैकर्स के नियंत्रण में था, उनके कंट्रोल में था। 100%, तो ही कुड नॉट हैव हैड टू मेनी थिंग्स टू डू, क्योंकि रिस्क था कि उनको बोला गया कि हर 5 मिनट में हम किसी को मार देंगे अगर आप नहीं किया जो हम कह रहे हैं। जी, जी, तो उसके बाद जो हुआ उसमें ये लगता है कि जब प्लेन भारत से बाहर चला गया हाँ, तो हमारे ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड रह गए। हाँ, उन्होंने मांग करी 36 आईएसआई एसेट्स को, और ये क्लियरली एक आईएसआई का ऑपरेशन था, हाँ, कि 36 पाकिस्तानी या आईएसआई एसेट्स हैं जो भारत के कब्जे में, उनको छोड़ा जाए जी, और इतने $1 मिलियन दिए जाएं। हाँ, और मेरे ख्याल से हमारी नेगोशिएटिंग टीम ने पूरा प्रयास किया जी, और किसी तरह से ये सबकी जान छुड़वाई और ये कहा कि केवल 3 हाईजैकर्स हम छोड़ेंगे। अब फिर भी, और ये वाजपेयी जी को भी उस समय लगा कि ये कहीं ना कहीं हमारी हार थी कि भारत की, कि हाईजैकर्स को पकड़ा नहीं गया और 3 टेररिस्ट को छोड़ा गया। You saved 170-200 passengers. That was a great thing कि भारतीयों की जान बची। मगर ये जो हमें हाईजैकर टेररिस्ट को छोड़ना पड़ा, ये एक बहुत बड़ा दाम भारत ने दिया। तो उसके बाद मेरे ख्याल से हमारे हाईजैकिंग एंटी हाईजैक प्रोटोकॉल्स और अब ज़्यादा साफ हैं।
और रिएक्शन टाइम और कम होगा। मगर उस समय ये गलतियां ज़रूर हुई। सर, अगर कोई समझे इंडिया की हाउ ब्यूरोक्रेसी फंक्शन, और आपने इतने सालों में ब्यूरोक्रेसी में काम किया है, डू यू थिंक कि ये जो पूरा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का जो सिस्टम था, इसी में एक फंडामेंटल फ्लॉ था? बिकॉज अगर कोई सिनेरियो प्लानिंग करेगा तो ये नहीं सोचेगा कि भाई अगर कोई हाईजैक हुआ है और एक कोई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बैठेगा जिसमें 7-8 लोग हैं, दे में डिफर, बिकॉज अगर 2 लोग हैं तो दे कुड अग्री, 3 पीपल मैक्स टू मैक्स। अगर 8 लोगों के आप क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाएंगे और उसमें बैठ के आप डिस्कशन करेंगे कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेप, बट एट दैट पॉइंट एक मिनट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पीपल, और या फिर हाईजैक के केस में डू यू थिंक कि ये क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप वाज वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज और इनका डिलेड रिस्पांस? आई वुड मेक अ डिफरेंट पॉइंट। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का स्ट्रक्चर में बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं। द चीफ विदिन अ फ्यू मिनट्स ऑफ अ क्राइसिस आपका क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप मिल रहा है जी। उसमें सब विभागों के लोग हैं जो इसको ऑपरेशनलाइज करेंगे। जैसे अगर आपका नेचुरल डिजास्टर भी कोई हो गया तो आपका नेशनल डिजास्टर प्रोटोकॉल एक तैयार होना चाहिए जिसमें आप फैसला करें। तो क्राइसिस मैनेजमेंट के जो एक्टर्स हैं या लोग हैं उसमें कोई आपत्ति नहीं। आई थिंक दैट वाज अ गुड सिस्टम। प्रॉब्लम ये था कि एक हर सिनारियो के लिए एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं। अगर आप क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मेंबर हैं कि एक हाईजैक हुआ तो आपको ये 5 चीज़ें करना तुरंत आवश्यक है। हाईजैक के अलर्ट के 1 मिनट बाद हमारी एनएसजी टीम्स को तैयार होना चाहिए था जो पहुंच जाए तुरंत। तो हमारा प्रोटोकॉल क्या था और क्या होना चाहिए वो सार्वजनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि यू डोंट वांट द हाईजैकर्स टू नो व्हाट योर प्रोटोकॉल इज। मगर उस समय उसमें कुछ लक्यूने थे। वो प्रोटोकॉल इस तरह था कि तुरंत ये फैसले नहीं हो पाए कि जब दिल्ली और पंजाब के बीच में बात हुई कि उसको हवाई जहाज को रोको तो ये नहीं कहा गया कि किसी भी हालत में आप उसको रोकिए। और ये उसमें साफ होना चाहिए कि 4 तरीके हैं रोकने के। आप उसके सामने एक ट्रक डाल दें, आप उसके सामने बाउजर को खड़ा कर दें। एक डिटेल्ड प्लान, एक डिटेल्ड प्लान जो एक पहले से सोचा हुआ हर सिनेरियो के लिए ऑटोमेटिक, जिसमें लोगों को पूछने की जरूरत नहीं कि ये करें या ना करें, मगर ये तुरंत ये फैसले लें। वन ऑफ द मेजर डिप्लोमेटिक फेलियर कहा जाता है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, वो गए थे टेररिस्ट के साथ इन द सेम प्लेन उनको हैंडओवर करने। सर आप उन मीटिंग्स में थे जब ये डिसीजंस हो रहे थे। डू यू थिंक, और आज के टाइम में अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कमेंट्री ये होती है कि ये एक गलत डिसीजन था बिकॉज इससे एक बहुत गलत मैसेज गया ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो टेररिस्ट को खुद छोड़ने जा रहे हैं। तो डू यू थिंक दैट वाज अ मिस्टेक? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि मेरे विचार में जो गलतियाँ जब तक वो अमृतसर में था एयरक्राफ्ट तब तक हुई। जो फैसला उस समय जसवंत सिंह ने किया जो हमारे विदेश मंत्री थे, मेरे ख्याल से वो एक ब्रेव करेजियस फैसला था जी। और ये आप सोचिए कि उस समय भारत के ऑप्शंस बहुत कम थे। जो प्लेन था वो कांदाहार में था, तालिबान का कंट्रोल था, तालिबान का रवैया बिल्कुल एंटी इंडिया था या कोई संबंध नहीं थे भारत से। तो इन हालात में एक ही प्लेन जा सकता था। वहाँ पे 2 प्लेन की लैंडिंग की जगह नहीं थी। तो और उस समय कुछ भी हो सकता था क्योंकि ये भी कुछ सूचना थी, कुछ रूमर्स थी कि वो प्लेन को ब्लो अप कर देंगे। पहले हो चुका है, भारत के 5-6 हाईजैक्स हो चुके हैं पहले 1980s में, जिसमें एक में प्लेन को भी उड़ा दिया गया था। तो अगर प्लेन को वहाँ पे ब्लो अप करते या वहाँ जाके वो रिफ्यूज़ करते तो जसवंत सिंह की ये सोच थी कि उनके वहाँ रहने से वो तुरंत फैसले हो सकते हैं ऑन द ग्राउंड कि क्या करना है। कि सपोज हाईजैकर्स कहते हैं कि हम नहीं छोड़ रहे या ये 3 काफ़ी नहीं, हमको 2 और टेररिस्ट दो,
या कुछ भी होता, हाँ। तो ज़मीन पर एक रिस्पॉन्सिबल भारतीय डिसीजन मेकर अगर रहे, हाँ। तो तो ये सोच के वो गए। हाँ। और जो हॉस्टेजेस, जो टेररिस्ट थे, वो उसी प्लेन में जा सकते थे, कोई और संभावना नहीं थी। हाँ। तो मेरे ख्याल से दिस इज़ अनफेयर क्रिटिसिज्म। Okay. और आई थिंक एट दैट पॉइंट द डिसीजन वाज कि किसी तरह से जो पैसेंजर्स हैं, हाँ। उनको छुड़वाया जाए। Okay. और ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे जो गए, हाँ। वो भारत को कंसल्ट कर रहे हैं कि हम क्या करें। हाँ। ही वाज ऑथराइज्ड हाँ। by the cabinet committee on security and the prime minister to take any decision on the spot. ओके, मेरा एक सवाल है और कि सर जैसे डू यू थिंक कि इंडिया की एक गलती रह गई कि हम तालिबान को रिकॉग्नाइज़ नहीं किए, या फिर अगर हम रिकॉग्नाइज़ नहीं करते तो हमारा एक कोई बैक चैनल डायलॉग हमेशा चलता रहता तालिबान से, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म इज़ देयर एंड देयर आर सम रूमर्स ऑल्सो कि तालिबान वॉज ऑल्सो हैंड इन ग्लव, बिकॉज जैसे ही टेररिस्ट को जो है हमने तालिबान मतलब तालिबान ने उनको हैंडओवर ले लिया और फिर ये हुआ कि 12 घंटे बाद वो उनको पाकिस्तान के बॉर्डर में ही छोड़ के आ गए। सो दिस शोज़ कि तालिबान वाज हैंड इन ग्लव। क्या आपकी असेसमेंट भी ऐसी ही है? कोई शक नहीं इसमें, कि कोई शक नहीं कि 1990s का जो तालिबान था, हाँ। वो एक तरह से पाकिस्तान ISI ही चलाता था उसे। अच्छा। तो 90s के तालिबान में पाकिस्तान का हाथ बहुत था और बहुत ही करीबी संबंध थे। अच्छा। तो आपका प्लेन लैंड करता है कांदाहार में, हाँ। तो ये प्लानिंग के साथ गया हाँ। कि और तालिबान और पाकिस्तान की बहुत नज़दीकी रिश्ते थे उस समय। हाँ। और ये एंटिसिपेट करना मुश्किल है जब भारत अपनी कूटनीति का फैसला करता है कि आप वहाँ एक हाईजैक हो गया तो हम क्या बात करेंगे। हाँ। बट एज अ प्रिंसिपल हाँ। मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें हर किसी से एक प्रैग्मेटिकली, रियलिस्टिकली बात करनी चाहिए। जी। तो ये सवाल फिर से आज उभर के आ रहा है, क्योंकि आज फिर एक तालिबान वहाँ पे की सरकार है। हाँ। और इस बार भारत के संबंध हैं कि एक ऑपरेशनल संबंध हैं, हम उन्हें रिकग्नाइज नहीं करते, हमारे वहाँ पे राजदूत नहीं, उनके राजदूत नहीं यहाँ, मगर हम हमारे संबंध हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन मिशन है कि हम उनसे कुछ अगर क्राइसिस हुआ तो इस तरह की बातचीत हो सकती है। जी सर, मैं एक और सवाल है जो अजीत डोवल सर के ऊपर है कि सर आपने उनके साथ इतने साल काम किया है, जब आप पाकिस्तान में भी थे, तो और उन्होंने नेगोशिएट भी किया था IC-814 हाईजैकिंग में। आपकी उनकी वर्किंग में व्हाट डू यू थिंक कि उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है एज अ नेगोशिएटर, और वो अभी यूक्रेन भी गए हैं, रशिया यूक्रेन वॉर नेगोशिएट करने, जो काफ़ी सारे नेगोशिएटर्स में या एक नॉर्मल इंसान में नहीं है, लाइक जो क्वालिटीज़ उनको स्टैंड अपार्ट बनाती। जी, डोवल जी NSA हैं आज, और वो उनका बहुत ही गहरा अनुभव है पूरे सिक्योरिटी सिस्टम में, और IB में, और वो एक बहुत ही कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल माने जाते हैं। उस समय जब ये क्राइसिस हुआ, एक बिल्कुल अलग तरह का क्राइसिस था। तो जब नेगोशिएटिंग टीम बनी, तो जो डायरेक्टर IB के थे उस समय शामिल दत्त, और उस समय के सेक्रेटरी रॉ दुलत, AS दुलत, उन्हें कहा गया कि सेंड योर बेस्ट पीपल, आप अपने जो 2 बेस्ट ऑफिसर्स हैं आप भेजिए, और आप भेजिए। 4 लोग गए, और भारतीय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से विवेक काटजू गए। तो ये एक टीम बनी जी, और सबका अपना अपना अनुभव था। और मेरे ख्याल से डोवल साहब एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड इंटेलिजेंस ऑफिशियल थे उस समय, और जिनका एक्सपीरियंस था पाकिस्तान में, पाकिस्तान से डील करने में, तो वो समझते थे ये सारे नुआंसेस। जी। तो अब वो NSA हैं, उनका 10 साल का अनुभव रहा है एज NSA। तो इस अनुभव से you understand not just situations, you understand not just India's position, you also begin to understand the world कि कहाँ पे लीवर्स हैं, कहाँ पे पॉइंट्स हैं, क्या बात की जा सकती है।
Okay, okay. So, sir, we will talk about Russia, Ukraine, but I want to continue from अभी जो हम बात कर रहे थे about IC-814 हाईजैकिंग. सर, उसके बाद एक बहुत मेजर इंसिडेंट हुआ जब मुशर्रफ आए इंडिया और आप भी थे उस टाइम. सो आई रियली वांट टू नो कि क्या दैट वाज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट पॉइंट्स इन इंडिया पाकिस्तान हिस्ट्री कि एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाता कश्मीर में. डू यू थिंक कि दैट वाज अ वेरी रियल पॉसिबिलिटी? देखिए, सीक्वेंसिंग ये थी कि 99 में हाँ कई चीज़ें हुई. हाँ. एक तो वाजपेयी की यात्रा हुई हाँ. लाहौर. हाँ. तो उसमें बहुत ही आशा जगी हाँ. कि कुछ ब्रेक थ्रू हो सकता है, मगर तुरंत बाद और एक लेसन मिला कि अगर पाकिस्तान में आर्मी और पाकिस्तान की फौज सहमत नहीं है किसी पोस्चर से, तो कुछ नहीं हो सकता जी. तो तुरंत मुशर्रफ ने कारगिल किया. कारगिल के बाद भारत में चुनाव हुए, वाजपेयी दोबारा चुन के आए और तुरंत पाकिस्तान में कू हुआ. और नवाज शरीफ को निकाल दिया मुशर्रफ ने. और उसके बाद जब 99 का हाईजैक हुआ तो एक साल के बाद हमारी लीडरशिप ने ये सोचा कि वहाँ पे मुशर्रफ अब आ गया है और हम कुछ और पहल करते हैं, कुछ और प्रयास करते हैं इसको इस रिलेशनशिप को और नॉर्मलाइज करने का. जी. और क्योंकि हम न्यूक्लियर हो गए थे 98 में. सर. तो ज़रूरी था कि कुछ समझा जाए पाकिस्तान में क्या हो रहा है. तो वाजपेयी, अडवाणी, जसवंत सिंह, इन लोगों ने फैसला किया कि चलिए बुलाते हैं उनको, देखते हैं कि क्या ये डिक्टेटर बोलते हैं. तो उस समय इतनी ज़्यादा आशा नहीं थी कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा. मगर बोला कि चलिए देखते हैं, इनको बुलाते हैं, एक एक्सपेरिमेंट रहेगा. और वो समिट फेल हो गया आगरा 2001 का. और 2001 के समिट के फेल होने के बाद फिर 9/11 हुआ. जब 9/11 हुआ यूएस में, न्यूयॉर्क में, उसके बाद एक पाकिस्तान पे बहुत बड़ा फोकस रहा कि इस तरह का आतंकवाद, इस तरह की दहशतगर्दी, ये टेररिज्म अब नहीं चलेगा. और फिर एक बैक चैनल में बात शुरू हुई पाकिस्तान से, जिसमें मुशर्रफ बहुत कुछ करने को तैयार थे. मगर उसमें मुशर्रफ की जो पाकिस्तान की नीति रही टेररिज्म की सपोर्ट की, इसने उसे अपने आप आके काटा. जैसे कहते हैं कि द स्नेक्स इन योर बैकयार्ड केम टू बाइट यू. तो मुशर्रफ को भी अनसीट करने में ये टेररिज्म जो उन्होंने खुद ही क्रिएट किया था, उसका हाथ था. जैश ए मोहम्मद वगैरह ने भी अटैक किया था मुशर्रफ पे. तो ये 2007 में बात फिर ख़त्म हुई, जो थोड़ी शुरू हुई थी मुशर्रफ के साथ. सर, आपकी बुक जब मैंने पढ़ी तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब भी पाकिस्तान में कोई जनरल आते हैं, जैसे ज़िया आए, मुशर्रफ आए, उनकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक अप्रोच आती है कि हम कश्मीर का मुद्दा सॉल्व कर देंगे, आप मीटिंग करिए, आप डायलॉग करिए. लेकिन साथ ही साथ इंडियन सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये भी देखती है कि एक टेररिज्म का चैनल भी खुल रहा है बहुत स्पीड से, और वहाँ पे कश्मीर में अटैक्स भी स्टार्ट हो गए. तो मुझे आज तक ये बैलेंस नहीं समझ में आया कि अगर आप कश्मीर को रियली सॉल्व करना चाहते हैं और इंडिया का एक स्टैंड है कि आपको टेररिज्म रोकना पड़ेगा, तो ये पाकिस्तान हमेशा कैसे बैलेंस करता है? मतलब ये क्या इनकी अप्रोच है? दिस इज़ वेरी कन्फ्यूजिंग. तो आई थिंक उनकी अप्रोच एक मिलिट्री के दौर में भी ये कहना ठीक नहीं रहेगा कि मिलिट्री रूल के दौर में कोई स्पेशल भारत से दोस्ती करने का प्रयास होता है. उल्टा रहता है. अगर आप देखें अयूब खान का दौर, उसमें 1965 का युद्ध हुआ. याह्या खान के दौर में 1971 की लड़ाई हुई. ज़ियाउल हक के टाइम में आपका युद्ध नहीं हुआ, मगर वो सारा प्रिपरेशन कर रहे थे तब पंजाब की इंसर्जेंसी में, और फिर कश्मीर की इंसर्जेंसी को शुरू करने के लिए. और उसके अलावा वहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारी हो रही थी. तो मिलिट्री दौर में हमेशा पाकिस्तान के इतिहास में कोशिश रही है कि किसी तरह भारत को हम बहला कर कुछ बात करें, मगर
युद्ध भी करने की भी तैयारी करें या कश्मीर को किसी तरह से लेने की भी तैयारी करें। अच्छा। मुशर्रफ के समय में कारगिल हुआ। हाँ। तो मेरे ख्याल से ये कहना ठीक नहीं कि मिलिट्री रिजीम्स के अंडर कुछ बहुत हमारी प्रोग्रेस हुई। हाँ। क्योंकि ये जो सोच है हाँ। पाकिस्तान आर्मी की, हाँ। कि किस तरह से भारत में टेररिज्म किया जाए या भारत को किसी तरह से वीकन किया जाए जी। जिससे कश्मीर पे बातचीत हो पाए। हाँ। तो ये हमेशा मिलिट्री रिजीम्स में भी रहा है, और एक तरह से जब सिविलियन रिजीम्स भी थी, पीछे से जो भारत की नीति, भारत के प्रति जो पाकिस्तान की नीति रहती है, वो तो आर्मी ही चलाती है। जी। तो वो तो उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया। सर, तो जैसे आपका एक व्यू पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं जब आर्मी इन पावर आती है, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जब भी नवाज शरीफ हुए या भुट्टो हुए, जब वो थोड़ी पीस अप्रोच के लिए करते हैं, तुरंत आर्मी जो है टेररिज्म स्टार्ट कर देती है। सो डोंट यू थिंक इंडिया के लिए एक प्रैग्मेटिक अप्रोच यही रहेगा कि भाई हम आर्मी से ही बात करें? और एक आपकी बुक में मेंशन भी है कि इंडिया ने आर्मी जनरल, इंडिया के आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक इनविटेशन भेजा था। अराउंड 30 इयर्स हो गए, आज तक उस इनविटेशन का पता नहीं चला क्या हुआ उसका। तो डोंट यू थिंक कि इंडिया की एक प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए कि भाई अल्टीमेटली आर्मी ही डिसाइड करेगी, तो हम आर्मी से ही बात कर लेते हैं? ये बात हमारी नीति की जो बातचीत रहती है उसमें हम बहुत सोचते हैं इस बारे में। हाँ। और एक दुविधा रहती है अच्छा। कि वहाँ पे जो अगर लीडर जो है वो सिविलियन है, हाँ। तो आप आर्मी से किस तरह से बात करें, क्योंकि ओस्टेंसिबली आप नहीं, ओवर्टली आप नहीं बात कर सकते। हाँ। तो मैंने जो सुझाव दिया अपनी किताब में भी, हाँ। कि ठीक बात है कि आर्मी से हमेशा बात होनी चाहिए जी। चाहे ओवर्टली हो या कोवर्टली, कि बैक चैनल से हो, चुपचाप से बात हो। हाँ। और अगर आपके सिविलियंस के साथ भी कुछ समझौता हुआ, जैसे अगर अभी शहबाज शरीफ वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, तो उसको हमें कंफर्म करना चाहिए, ट्रायंगुलेट करना चाहिए, और किसी तरह से फौज से पूछना चाहिए कि आप सहमत हैं इस बात पर। हाँ, आई थिंक दैट इज़ अ मोर प्रैग्मेटिक अप्रोच, बिकॉज अल्टीमेटली आर्मी इज़ द वन जिनका वहाँ पे सिक्का चलता है। बिल्कुल, और ये स्ट्रक्चरल रियलिटी है पाकिस्तान की जो बदल नहीं रही जी। कि आर्मी का पूरा दबाव है जी। अभी देश पर। तो हम जैसे और देशों में जहाँ आर्मी का कू होता है वहाँ आर्मी से ही बात करते हैं, जी। इस तरह पाकिस्तान में भी हमें एक इस बात से, मतलब आर्मी से किसी तरह से किसी स्तर पर कुछ बातचीत आर्मी से करनी चाहिए। सर, जैसे मैं आपका एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें आपने ये सजेशन दिया था कि पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको एक कोशिश करनी चाहिए कि वो सब एकजुट हो जाएं और आर्मी के खिलाफ एक चैलेंज माउंट करें, तभी पाकिस्तान में जो है आर्मी का दबदबा कम होना चाहिए। बट डोंट यू थिंक ये बहुत ज़्यादा एक प्रैग्मेटिक या ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है? बिकॉज जैसे माओ ने कहा है, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, तो जिसके पास गन है अल्टीमेटली पावर तो उसी के पास होगी। ये पाकिस्तान के अंदर उनके डिस्कोर्स में ये बहुत बातचीत होती है। अच्छा। 2007-8 में ये हुआ था, एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना, उसके पीछे सोच यही थी कि हम जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, बेनज़ीर भुट्टो हैं और PMLN है, ये एक साथ मिल जाएं और आर्मी को बोलें कि ठीक है, आप वापस अपने बैरक्स में जाइए, अपना काम करिए, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी एक तरह से बने जी। और इस बारे में अभी भी बात हो रही है कि क्या एक समय PTI और PMLN और PPP के बीच में ये करने की भी बात छिड़ी थी। अच्छा। मगर पाकिस्तान की राजनीति इस तरह से पलट गई है कि हर जो पावर में आती है सिविलियन पार्टी, वो आर्मी की सहायता से आती है। तो इट्स नॉट दैट हम और आप जो सिविलियंस हैं जुड़ जाएं और आर्मी को बोलें कि आप वापस बैरक्स में जाइए, जैसे और कई देशों में हो चुका है। इसमें बोलते हैं, आर्मी को बोलते हैं कि आप हमारी मदद करिए कि हम आ जाएं और उनको बंद करिए अंदर। तो
अभी भी इमरान खान का ये हाँ। जो इमरान खान भी 2018 में आर्मी की सहायता से पावर हाँ, में आए हाँ, और फिर अब उनके ये कहना है कि ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है जी। जो आर्मी अब लेके आई है हाँ। शहबाज शरीफ की, आप उन्हें छोड़ें और हमें वापस लेके आए। हाँ, तो ये इस समय कोई डिस्कोर्स नहीं चल रहा कि हम सब मिलकर हाँ, अपनी फौज को बोलें कि आप वो काम करें जो नॉर्मल फौज हर देश में करती है, जो देश की रक्षा करे और राजनीति हमें चलाने दे। ये कॉन्वर्सेशन अभी भी नहीं चल रहा और ये मगर पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। जी, जी। और हम सुझाव दे सकते हैं मतलब एज एनालिस्ट, मगर फाइनली भारत को डील करना पड़ेगा आउटकम से कि क्या अगर वहाँ से दहशतगर्दी आतंकवाद आ रहा है जी, तो हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ आर्मी देश चला रही है कि सिविल, सही बात, जब तक आतंकवादी हमारे देश में आ रहे हैं। सही बात। सर एक और अब न्यूज़ आती है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान में बलूच इंसर्जेंसी जो है उसको काफ़ी सपोर्ट करता है। सर आप पाकिस्तान में इंडिया के एम्बेसडर रहे हैं, सो डू यू थिंक कि मतलब क्या आपके एनालिसिस में इंडिया बलूच इंसर्जेंसी को सपोर्ट करता है और अगर करता है तो डोंट यू थिंक ये इंडिया के ऊपर बैकफायर कर सकता है? बिकॉज यू नो स्नेक्स इन द बैकयार्ड वाली चीज़ है कि अगर आप उनकी इंसर्जेंसी को सपोर्ट करेंगे तो कल को जो है वो हमारी इंसर्जेंसी को सपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो एक बहुत स्पॉन्टेनियस ऑर्गेनिक मूवमेंट है जो अभी से नहीं 1948 से चल रहा है। हाँ, और उससे भी लिया गया था फोर्सफुली और वहाँ बहुत एक्सेसेस हुए हैं पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। तो अभी जो पाकिस्तान में हो रहा है वो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में भी एक स्तर पर कहा जाता है कि ये एक पंजाब के एक्सेसेस हैं बिकॉज आर्मी बिलोंग्स टू पंजाब और सिविलियन लीडरशिप पंजाब की है। और एक तरह से दोनों इंसर्जेंसीज वहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग चल रही हैं। ये कहना ठीक नहीं कि भारत इसके पीछे है क्योंकि कश्मीर में जो पाकिस्तान का रोल रहा वो उनका कहना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। जी, भारत का ये नहीं कहना कि वो पाकिस्तान का कोई भी भाग एक्सेप्ट पीओके हमारा है। तो ये कहना ठीक नहीं कि भारत का इसमें कोई बहुत बड़ा रोल है। ये वहाँ की अपनी स्पॉन्टेनियस इंसर्जेंसीज अगर आप देखें तो किस तरह से उनके नए युवा नेता उभर के आए हैं। महरांग बलोच हैं, एक डॉक्टर हैं जो अपने 30s में हैं और वो इन इंसर्जेंसीज या इस रिबेलियन के पीछे हैं कि वो चाहते हैं कि उस देश उन वहाँ पे जो इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस हुए हैं मतलब कि इतने लोगों को मारा गया या उनको गायब कर दिया गया, उसके खिलाफ एक लोग उठे हैं एक रिबेलियन में। पाकिस्तान का पूरा प्रयास रहेगा कि उससे इंसर्जेंसी को दबाया जाए, मगर अब क्या हो रहा है कि तालिबान के अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की प्रॉब्लम चल रही है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम चल रही है। वो एक टेररिस्ट ग्रुप है, वो जुड़ गया है पीटीएम के साथ, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में है और वो जुड़ गया है एक तरह से बलूचिस्तान की लिबरेशन आर्मी वगैरह के साथ। तो ये एक साथ बहुत नाखुशी है आर्थिक व्यवस्था के खिलाफ, राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ और अत्याचार के खिलाफ। और ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट है जो वहाँ पे चल रहा है। भारत का नाम उसमें जोड़ा जाता है जस्ट टू ट्राई टू यूनाइट पीपल, मगर इसमें एक ऑर्गेनिक एलिमेंट। सर आप पाकिस्तान में राजदूत रहे हैं इंडिया के, डू यू थिंक कि पाकिस्तान में, और आपने वहाँ के लोगों से बात भी की होगी, ये जो एक कंसेप्ट बोला जाता है स्ट्रेटेजिक डेप्थ का, डू यू थिंक पाकिस्तान में कोई ऐसा एक्चुअली में डॉक्ट्रिन है जिसमें वो अफगानिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ मानते हैं?
एक तरह से था और जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से डील किया, हाँ स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात रही और एक स्ट्रेटेजिक पैरानोया भी रहा उनका कहीं ना कहीं। ओके कि जब भारत के अच्छे संबंध रहे अफगानिस्तान के साथ तो एक हाँ। स्ट्रेटेजिक पैरानोया रहा हाँ कि भारत दोनों तरफ से हमें हाँ स्क्वीज कर देगा एक पिंसर में, कि अफगानिस्तान में भी भारत की पोजीशन रहेगी कि अगर अफगान और अमेरिका और भारत की फोर्सेस मिलकर हमारे खिलाफ कुछ करेंगे। मगर अब आप और इसके चलते एक ये सोच थी कि पाकिस्तान को हमेशा अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहिए जी और ये संभव नहीं है क्योंकि अफगान की अपनी हिस्ट्री है। जी तो इसकी प्रॉब्लम अब पाकिस्तान की जो फौज है वो फेस कर रही है। हाँ कि उन्होंने सोचा कि तालिबान तो हमारे कंट्रोल में हैं जी और उनको लेके जब अमेरिकन वहाँ से चले जाएंगे तो हमारा वहाँ पे पूरा दबदबा रहेगा। जी मगर ये नहीं हुआ क्योंकि तालिबान का भी अब तालिबान की एक तरह से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। हाँ वो अपनी सोच है उनकी किस तरह से वो अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। ओके सर, मुझे तो ये कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ काफ़ी कह सकते हैं स्टूपिड लगता है। जैसे अगर इंडिया में सोचे तो इंडिया की क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है? इंडिया के तो पीछे में तो वो है ओशियन है, वो है सी है, तो क्या इंडिया सी में जाएगा? मतलब आप अपने बॉर्डर्स को फोर्टिफाई नहीं कर रहे हैं तो आप बस पीछे की तरफ। हाँ, इसको आप डिप्लोमेसी में ट्रांसलेट करें तो आप कहें कि आप चाहते हैं कि अपनी नेबरहुड में अलग अलग जगह में आपकी इन्फ्लुएंस रहे। हाँ कि आपकी इन्फ्लुएंस रहे कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे कुछ इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और वो इन्फ्लुएंस करने के तरह तरह के तरीके हैं। खाली फोर्स से नहीं, आप अपनी सॉफ्ट पावर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अलग अलग तरीक़ों से आप वहाँ पे आर्थिक संबंध बढ़ा के भी अपनी नेबरहुड में इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं। ये मगर स्ट्रेटेजिक डेप्थ का एक मिलिट्री कॉनोटेशन, आप कहते हैं कि मैं अपनी कोवर्ट ओवर्ट मीन्स से वहाँ पे एक अपना बेस बनाऊंगा और अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाऊंगा। तो फिर ये इस कॉन्सेप्ट के आज के पाकिस्तान अफगान संबंधों में कोई जगह नहीं। ओके सर, जैसे आप इंडिया के राजदूत थे जब पाकिस्तान में थे और उसी समय बालाकोट स्ट्राइक्स हुई और फिर इंडिया ने भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड किया। डोंट यू थिंक, और अगर हम इस चीज़ को कंपेयर करें 26/11 से, जब इंडिया ने इतना फोर्सफुली रिस्पॉन्ड नहीं किया और डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को डाउन करने की कोशिश की यूएन में और सब जगह, क्या आपके असेसमेंट में क्या ये 26/11 जो था में उसके बाद जो इंडिया का रिएक्शन था वो उतना अप्रोप्रिएट नहीं था? ये ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं था। क्योंकि और इस बात का मैंने एक आर्गुमेंट दिया है किताब में, आपने देखा होगा कि जो एक रियलिटी है पिछले 40 वर्षों में भारत पाकिस्तान संबंधों में, वो है आतंकवाद की। कि आतंकवाद बड़ा 1980s से पंजाब में और फिर 1990s में कश्मीर में और फिर 2000s में सारे भारत में 2008 में ये मुंबई की घटना हुई। और भारत के पास एक जवाब नहीं था, एक कड़ा जवाब नहीं था कि हम इस आतंकवाद का क्या जवाब दें, किस तरह से हम इससे डील करें। तो कुछ डिप्लोमेसी की भी बात थी, कुछ पाकिस्तान, और हमेशा ये दुविधा रहती थी कि पाकिस्तान से बात करने से ये कम होगा या पाकिस्तान से संबंध तोड़ने से ये आतंकवाद कम होगा। जी, उस बीच में 98 में हम दोनों न्यूक्लियर हो गए देश। उस समय ये सोच थी कि क्या पता आफ्टर वी टर्न न्यूक्लियर, एक न्यूक्लियर पैरिटी हो जाए, पाकिस्तान आतंकवाद को बंद करे। क्योंकि पाकिस्तान को भी खतरा है कि न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए। मगर वो नहीं हुआ। तो अगर आप विद परफेक्ट हाइंडसाइट देखें तो मैं कहूँगा 2008 नहीं मगर उसके पहले भी 1990s में जब कश्मीर में इतनी बुरी तरह से आतंकवाद हुआ, या 80s में पंजाब में, उस समय भारत को कुछ फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए था। जी, क्योंकि हम
उसके चलते एक डिटरेंस इस्टेब्लिश करते जी। कि अगर आतंकवाद इस लेवल के ऊपर गया जी। तो हम हमला कर सकते हैं, यहाँ हम इस तरह से फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। जो बालाकोट में हुआ वो पहले होना चाहिए था। ओके। तो अगर आप ये आर्ग्यूमेंट आप रख सकते हैं कि 80s में अगर आप करते तो शायद 90s में कश्मीर में आतंकवाद नहीं होता। हाँ। 90s में करते तो शायद ओके। भारत भर में आतंकवाद नहीं होता। ओके। तो एक कॉस्ट आप एस्केलेट करते पाकिस्तान आर्मी को, उनको ओके। क्या लगता था कि ये चीप स्ट्रैटेजी है। हाँ। आपको कुछ 17 साल के लड़कों को ट्रेन करके आप भेज दें हाँ। और वो भारत में आतंकवाद हाँ। फैला दें और भारत उसका कोई खास हाँ। जवाब नहीं देता। हाँ। तो दिस वाज अ चीप लो कॉस्ट स्ट्रैटेजी। हाँ। अगर आप डिटरेंस एस्टैब्लिश करें कि अगर हाँ। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से कुछ हुआ हाँ। तो भारत इसका कड़ा जवाब दे सकता है, इंक्लूडिंग इन एयर स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स। हाँ। तो शायद वो घटनाएं कम होती हैं और मेरे ख्याल से पिछले 5 साल 2019 से एक डिटरेंस इस्टेब्लिश हुआ है। ओके सर, जैसे जब मैं आपकी किताब पढ़ रहा था तो उसमें आपने बताया कि जब वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट अटैक के बाद जो है एस्केलेट किया और हमारी सारी फोर्सेस को बॉर्डर, काफ़ी बड़ी फोर्स को बॉर्डर पे तैनात थे, तब उनके दिमाग में कई सारे डिलेमा थे और वन ऑफ द बिगेस्ट डिलेमा जो मुझे लगा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो कभी एक स्टैब्लिश नहीं है। जैसे हमने एक न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रखा है कि वी हैव नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, हम फर्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम रिएक्शन करेंगे, और पाकिस्तान ने कभी एक ऐसा डॉक्ट्रिन नहीं बनाया या फिर पुट फोर्थ नहीं रखा है। डू यू थिंक कि ये जो 2019 में जो बालाकोट स्ट्राइक हुई और हम बॉर्डर के पास गए, बॉर्डर के पार गए, डोंट यू थिंक ये ब्लफ हमने पाकिस्तान का उस टाइम कॉल कर दिया कि नहीं भाई आप जो है वो अब प्लीज़ अपनी डॉक्ट्रिन मत बताइए, हमें नहीं जानना है, बट वी विल स्ट्राइक। हाँ, इस बात में जो 2-3 मुद्दे हैं यहाँ। एक तो आपने कहा कि 98 में हम दोनों देश न्यूक्लियर हो गए और कई सालों तक ये डॉक्ट्रिन एम्बिगुअस थी, बिल्कुल साफ नहीं थी, क्योंकि एकदम से दोनों देश न्यूक्लियर हुए। भारत की शुरू से ही नो फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन रही और पाकिस्तान की फर्स्ट यूज डॉक्ट्रिन है कुछ, और रेड लाइंस डिफाइंड है। तो शुरू में और वाजपेयी के ज़माने में, क्योंकि उन्होंने ये फैसला किया भारत को न्यूक्लियर बनाने का 1998 में, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात थी कि एक न्यूक्लियर रिस्पॉन्सिबल देश होना चाहिए और पाकिस्तान के साथ कुछ रिलेशंस को दोस्ती की तरफ नहीं तो स्टेबलाइज करना चाहिए, जिससे कि न्यूक्लियर रिस्क जो हैं वो हम कम करें। और मगर उसके एक डेकेड बाद ये साफ हो गया था कि पाकिस्तान की क्या डॉक्ट्रिन है। 2008 में मेरे विचार में हमें क्लियर होना चाहिए था कि पाकिस्तान की डॉक्ट्रिन क्या है, और वहाँ स्पेस है एक सब कन्वेंशनल वॉरफेयर की। तो अगर आप देखें वॉरफेयर को तो 3 स्तर आप मोटा मोटा कह सकते हैं। तो एक है कन्वेंशनल वॉर्स जो 65 में 71 में हमने फाइट करी, और उसके नीचे एक सब कन्वेंशनल स्पेस है। अच्छा। तो उसमें जैसे 1984 में सियाचिन ग्लेशियर में भारत ने उसको कैप्चर किया, या जो पाकिस्तान का आतंकवाद है वो एक सब कन्वेंशनल वॉरफेयर में एसिमेट्रिक वॉरफेयर को आप कह सकते हैं। ओके। तो इस स्पेस, यहाँ स्पेस है भारत को एसिमेट्रिक या सब कन्वेंशनल उत्तर देने की। तो पाकिस्तान चाहता है कि आप ये मान के चलें कि अगर उन्होंने आतंकवाद किया और आपने वापस हमला किया तो एकदम से उसका स्तर कन्वेंशनल वॉर पे और न्यूक्लियर वॉर तक जा सकता है। ये सच नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि सब कन्वेंशनल स्पेस है। तो भारत ने एक सब कन्वेंशनल जवाब दिया एयर स्ट्राइक से या सर्जिकल स्ट्राइक से। तो आतंकवाद के खिलाफ अब हमने स्पेस बनाई है कि इसके खिलाफ हम एक्शन ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक पूरा युद्ध छिड़ जाए, अगर हम करें उसके लिए भी हम तैयार रहेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि युद्ध ये तुरंत एक न्यूक्लियर युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं। तो इसमें जो आप ये निष्कर्ष निकालें कि बालाकोट के बाद हमने ये इस्टेब्लिश किया
कि आतंकवाद का जवाब देना संभव है। ओके, परफेक्ट। सर, आप पाकिस्तान के बाद कनाडा में भी वहाँ के राजदूत रहे, तो कनाडा और इंडिया की जो ट्रेड ट्रीटी है वो आज तक फाइनल नहीं हो पाई है, और 2010 में उसका नेगोशिएशन स्टार्ट किया गया था। आपके असेसमेंट में, और आई थिंक आप जब वहाँ पे इंडिया के एम्बेसडर थे तो भी आई थिंक कुछ ना कुछ पहल तो की गई होगी इस ट्रीटी को आगे बढ़ाने की या फाइनलाइज करने की। आपके असेसमेंट में क्या ऐसी बातें हैं या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनसे ये ट्रीटी जो है फाइनल नहीं हो पा रही है? देखिए, राजनीतिक मुद्दे हैं। अच्छा। 2010 से बातचीत चल रही थी एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की जी। तो ये एक जो ब्रॉड सी एक कमर्शियल ट्रीटी होती है। हाँ। और ये बहुत धीरे धीरे चल रही थी, और जब राजनीतिक प्रॉब्लम्स आती हैं, ये एक इरिटेंट तो है इस रिलेशनशिप में, जो है खालिस्तानी एक्टिविज्म जो कनाडा में चलता है। जब मैं वहाँ था, एक हमने नई पहल शुरू करी जी। वो ये थी कि एक हम इंटरिम अग्रीमेंट की करें, अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट हमने उसका नाम दिया। ओके। जिस तरह के हमने ऑस्ट्रेलिया से साइन किया है, यूएई से साइन किया और यूके से हम साइन करेंगे। तो एक लिमिटेड अग्रीमेंट की ओर हम बढ़ रहे थे। अच्छा। और फिर राजनीतिक परेशानियां शुरू हुई। ओके। उसके चलते हमने इस पे पॉज का बटन दबाया है। मतलब स्टॉप नहीं किया गया है। हाँ। उसको फ्रीज किया गया है, उसको हम निकाल के फिर से वो रिज्यूम कर सकते हैं। और मेरे विचार में 1-2 साल बाद रिलेशन जब कुछ नॉर्मलसी की तरफ बढ़ेंगे, तब हम इसकी शुरुआत ज़रूर करेंगे। जो अब बातचीत करी थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो कनाडा के साथ जो संबंध हैं हमारे, वो कुछ अजीब हैं, क्योंकि राजनीतिक इरिटेंट ये चला आ रहा है 40 साल से, और कभी ज़्यादा होता है कभी कम। मगर अब हमें जोड़ रहा है, हमारी इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। $100 बिलियन से ज़्यादा कि ये एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। कनाडा से बहुत इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में। और इंडिया भारतीय मूल के 2 मिलियन वहाँ लोग हैं जो सेटल्ड हैं। और उसके अलावा नई जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें कनाडा की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी और मुल्कों की इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के बहुत आगे जाती है। वो भी चाइना से परेशान है। अच्छा। वो चाइना को एक डिस्ट्रप्टिव पावर कहते हैं। अच्छा। और इंडिया को एक क्रिटिकल पार्टनर कहा उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। तो मेरे ख्याल से हमारे अलाइनिंग जो अलाइनमेंट है कई चीज़ों में है। और इस एक मुद्दे को हम अगर सुलझा लें, तो हमारे रिलेशंस और बढ़ेंगे। सर, मैं पढ़ रहा था और इसके बारे में मुझे ज़्यादा क्रेडिबल नॉलेज नहीं मिली कि आपने अराउंड 50-60 बिलियन डॉलर का जो है वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट लाने में हेल्प की कैनेडियन पेंशन फंड से। सो आई रियली वांट टू नो कि ये क्या स्टेप था जो आपने वहाँ पे इनिशिएट किया जिससे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आने लगा? नहीं, मैं इसका खुद कुछ क्रेडिट नहीं लूँगा। मेरा एक छोटा सा रोल रहा इसको बढ़ाने में। और ये तो भारत की नीतियों का फल है। कि इंडिया बिकेम अ मोर इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली डेस्टिनेशन। और क्या हुआ कि 2010-12 के करीब हमारा कनाडा से जो इन्वेस्टमेंट था, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो करीब $2-3 बिलियन के करीब था। और इस बीच इस सरकार के आने के बाद यहाँ बहुत बड़ा वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आउटरीच हुई मोदी सरकार की तरफ से कि आप आइए इन्वेस्टमेंट करिए। और एक विन विन सोल्यूशन निकला कि ये जो फंड्स हैं वहाँ पे, पेंशन फंड्स हैं, उनके पास बहुत पैसा है, तो वो यहाँ पे जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनको रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं। और भारत में जो बिजनेस की क्लाइमेट है वो इम्प्रूव हुई है। तो आज हम जब बातचीट करते हैं तो हमारे डिप्लोमेसी का बहुत इम्पोर्टेंट एक पीस है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। तो हमने बातचीत करी सब ये पेंशन फंड से, इन्वेस्टमेंट फर्म से, उनको ये बताने और उनको समझाया कि क्या फ़र्क हुआ है भारत में
और फिर उनके कनेक्शंस क्रिएट किए जिससे वो ये निवेश कर सकें इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेशली। ओके, अमेजिंग सर। इंडिया को इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मिला तो आई थिंक फ्रॉम एवरी इंडियन वी वुड से थैंक्स टू यू, बिकॉज आज उसकी वजह से मार्केट आई थिंक ग्रो किया है। बिल्कुल। सब आज हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है तो भारत के सभी राजदूत एक तरह से इकोनॉमिक डिप्लोमेट्स भी हैं, क्योंकि भारत का जो अब सफ़र रहेगा विकसित भारत की ओर, अगर हमें 6 to 8% ग्रोथ से 8 to 10% करना है, $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनानी है 2047 तक, तो हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा प्रोग्राम है। अभी पाइपलाइन 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की है, मगर 2040 तक 4 ट्रिलियन डॉलर्स की आवश्यकता है। तो ये इन्वेस्टमेंट केवल डोमेस्टिक नहीं, बाहर से भी आएगा और उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो भारत के सभी आजकल डिप्लोमेट्स इसके बारे में बहुत कॉन्शियस हैं और इन्वेस्टर्स से बातचीत कर रहे हैं और ये बता रहे हैं जो नए डेवलपमेंट्स भारत में शुरू ओके सर, कपल ऑफ मोर क्वेश्चंस एंड इट इज़ अबाउट रशिया एंड यूक्रेन वॉर। जैसे अभी हमने न्यूज़ में देखा कि अजीत डोवल जो हमारे NSA हैं वो गए हैं वहाँ पे, और वो उन्होंने अभी पुतिन से बात भी की है। आपकी असेसमेंट में, और मैंने जब आपके बारे में पढ़ रहा था, आपने कई साल आपकी मेन एक्सपर्टीज़ वाज इन ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया। सो डू यू थिंक कि इंडिया का एक क्रेडिबल चांस है वहाँ पे एक पीस मेकर बनने के लिए? देखिए, मैंने इस बारे में काफ़ी लिखा है पिछले कुछ महीनों में, और मेरा ये मानना है कि पीस मेकिंग एफर्ट के लिए भारत की पोजीशनिंग अब बहुत स्ट्रॉन्ग है। और पीस मेकिंग में कोई आप अगर नहीं सफल रहे तो उसमें कोई नेगेटिव मार्क नहीं है आपके लिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती इसमें। और आप पूरी कड़ी अगर देखें, आपने कहा NSA की मीटिंग हुई मॉस्को में, तो मोदी 3.0 की जब सरकार आई, नई सरकार जून में आई, तो पहली विजिट G7 में थी। वहाँ पे मोदी की ज़ेलेंस्की से भेंट हुई और G7 लीडर्स से भी इस विषय में बात हुई, इस युद्ध के बारे में भी। उसके बाद मोदी की विज़िट मॉस्को हुई जुलाई में, और वहाँ पुतिन से बातचीत हुई। अगस्त में विज़िट हुई यूक्रेन, ज़ेलेंस्की से बात हुई। वापस आने पर मोदी की बात हुई फ़ोन पे बाइडेन से और पुतिन से। अब पुतिन को NSA ने ज़रूर बताया होगा क्या बातचीत हमारी हुई ज़ेलेंस्की से, किस तरह से भारत जुड़ सकता है अगर पीस की ओर बढ़े। और इसके अलावा अब फिर प्रधानमंत्री जाएंगे इस महीने यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे मीटिंग होगी बाइडेन के साथ, और फिर रशिया की एक विजिट होगी ब्रिक्स सम्मेलन में अक्टूबर में। तो पीस मेकिंग ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों पार्टीज़ को बिठा के बोलें कि आप सुलह करिए। पीस मेकिंग में आप दोनों से बातचीत भी कर सकते हैं, दोनों की बात एक दूसरे के सामने रख सकते हैं और ये कह सकते हैं कि देखिए, हम मदद करने को तैयार हैं अगर आप दोनों को हमारी मदद की आवश्यकता है। तो अगर दोनों पार्टीज रिक्वेस्ट करें भारत को कि आप कुछ और पहल करिए, तो हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं आपस में बातचीत करने के लिए। सर, जैसे रशिया यूक्रेन में इतना ज़्यादा मिसट्रस्ट है, और चलिए रशिया तो हमें ट्रस्ट कर सकता है बिकॉज हम रशिया के इतने बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, हमारी एक हिस्ट्री रही है। बट डू यू थिंक, आपके असेसमेंट, यूक्रेन हमें ट्रस्ट करेगा? बिकॉज यूक्रेन तो कहेगा कि आपने इतना कुछ बेनिफिट किया जब रशिया यूक्रेन की वॉर हुई, क्रूड ऑयल प्राइस इतने लो हो गए, आपने अगर $2 बिलियन खरीदते तो आप $10 बिलियन जाके खरीदने लगे, तो ये तो आपके बेनिफिट में है। तो अल्टीमेटली डू यू थिंक कि यूक्रेन हम पे ट्रस्ट करेगा? तो देखिए, दो मुद्दे हैं। एक तो ये है कि इस समय युद्ध का माहौल है, युद्ध बढ़ गया है, क्योंकि पिछले 2 महीने में यूक्रेन की फोर्सेस आगे गई हैं, कुर्स्क में रूस की फौज आगे गई है, डोनेट्स्क में। तो युद्ध छिड़ा हुआ है और चल रहा है।
मगर आपको ये भी पूछना चाहिए कि आज के युग में कौन सा देश है हाँ जिसे दोनों देश किसी हद तक ट्रस्ट हाँ करेंगे। हाँ यूरोप ज़्यादातर जुड़ गया है यूक्रेन के साथ, जी सारे वेस्टर्न देश यूक्रेन के साथ जुड़ गया है, चाइना रूस के साथ जुड़ गया है। जी तो बहुत कम ऐसे देश हैं, दो चार होंगे, हाँ जिसके प्रधानमंत्री जैसे दोनों देशों में गए जी और दोनों से बातचीत करी, हाँ और आप दोनों आपको इक्वली शायद नहीं ट्रस्ट करेंगे, मगर दोनों आपसे बात कर रहे हैं। हाँ इसका मतलब कि अगर 6 महीने बाद, 1 साल बाद हाँ दोनों पक्ष बोलें कि ठीक है हम गोल मेज पे बैठकर बात करते हैं, तो शायद आपको या अकेले या आप कुछ और देशों के साथ भारत को इस पीस प्रोसेस में जोड़ा जा सकता है। ओके तो भारत ने केवल ये कहा है कि देखिए हम चाहते हैं, हम कहते हैं कि ये युद्ध का युग नहीं है। हम कहते हैं कि आप बैटलफील्ड में जाके युद्ध के मैदान में ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते जी अगर आप चाहते हैं कि हम कुछ मदद करें, हम वो कर सकते हैं, मगर हमने ऑलरेडी मदद करी है कि दोनों पक्षों से बात करी है, दोनों के सामने एक दूसरे की बात रखी है, तो एक शुरुआत हुई है, मगर इस बात को हम आगे भी ले जा सकते हैं। ओके सर, जैसे आपने रशिया में भी इतने साल सर्व किया, आपने कनाडा में भी सर्व किया है। इन योर असेसमेंट रशिया और कनाडा को हम एक वेस्टर्न की एलाई मान सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस इन द वे दे थिंक अबाउट सिक्योरिटी अप्रोच? बिकॉज कई टाइम जो है कनाडा और यूएस ने कहा कि हम अपना इन्फ्लुएंस नहीं बढ़ाएंगे और धीरे धीरे वो नेटो की बाउंड्रीज बढ़ाते गए और रशिया इनसिक्योर फील करता गया और उन्होंने कई बार ये वार्निंग भी दी कि हम अटैक कर सकते हैं, आप प्लीज़ समझिए कि आप जैसे आपका मुनरो डॉक्ट्रिन है, हमें भी एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ जिसको बोल सकते हैं, एक इन्फ्लुएंस रखने दीजिए। डू यू थिंक कि व्हाट डू यू थिंक कि एक की डिफरेंस है इन दोनों की अप्रोच में जिससे कि युद्ध इतना ज़्यादा आगे चला गया? देखिए, इन अ रियलिस्ट वर्ल्ड एक ऐसा युग है जहाँ कहीं ना कहीं हर देश अपनी पावर को मैक्सिमाइज करता है, अपनी शक्ति को मैक्सिमाइज करने की का प्रयास करता है। और आइडियोलॉजिकली जब कोल्ड वॉर के दौरान दो कैंप्स थे जी, सेपरेटेड बाय वन बिलीफ इन कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी, दूसरा था कम्युनिज्म एंड अनदर वे ऑफ बीइंग, कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट सिस्टम। तो दो क्लियर ब्लॉक्स थे। मगर अब हम बढ़ रहे हैं एक मल्टीपोलर युद्ध की तरफ, मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ, और उसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग देश अपनी शक्ति को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक वेस्टर्न कॉन्सर्ट है, एक यूरो अटलांटिक ग्रुप है, मगर इस तरफ एक रशिया और चाइना के बीच में एक तरह से एक कोalition बन रहा है। और अब कहा जा रहा है कि शायद उसमें ईरान को भी जोड़ेंगे और नॉर्थ कोरिया को भी जोड़ेंगे। तो एक तरह की ब्लॉक पॉलिटिक्स शुरू हो रही है। भारत के हित में है कि ये ब्लॉक पॉलिटिक्स ना हो, फिर से एक बाइपोलर वर्ल्ड ना हो और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड हो जिसमें भारत भी एक पोल रहे, भारत भी एक शक्ति का स्तंभ रहे इस नए युग में और नए विश्व ऑर्डर में जिसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी है। और ये जो हैं डिफरेंसेस हमेशा रहेंगे, मगर अगर भारत एक ब्रिज बन जाए, क्योंकि भारत की दोस्ती दोनों तरफ है जी, रूस के साथ भी और वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी। तो हम चाहते हैं कि हम किसी तरह ये टेंशन कम करने में भी सफल रहें और दोनों की आपस में बात करने में एक ब्रिज बने रहें। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, आपने मोदी जी के साथ भी काम किया, आपने वाजपेयी जी के साथ भी काम किया है। इन योर असेसमेंट, और आपने कुछ टाइम आडवाणी जी के साथ भी बिताया है, नॉट डायरेक्टली वर्किंग बट आप उनके आसपास रहे हैं, उनसे आपने कई ज़्यादा
बातचीत की है। मोदी जी का जो वर्किंग स्टाइल है, इज इट मोर लाइक वाजपेयी जी और इज इट मोर लाइक आडवाणी जी? देखिए, अलग अलग अपने लीडर्स का हर एक का एक अलग स्टाइल रहता है। हाँ। और अगर आप कहें वाजपेयी जी की एक जो युग था वो कोalition का युग था। अच्छा। तो उनका स्टाइल अलग होना ही था, क्योंकि ओके। वो ना केवल बीजेपी के लीडर थे या बीजेपी के प्रधानमंत्री थे, वो एक एनडीए कोalition के प्रधानमंत्री थे। हाँ। तो वो उनका जो एजेंडा था वो बीजेपी का एजेंडा नहीं, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था जो कोalition ने एक साथ बनाया। और जो प्रधानमंत्री मोदी का युग रहा 10 साल, वो एक बीजेपी मेजॉरिटी सरकार थी। हाँ। मगर अब जो कोalition का दौर शुरू हुआ दोबारा, जिसमें हमारा एक एनडीए का कोalition है, तो मोदी को भी वाजपेयी कंसेंसस पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ना होगा, और मेरे ख्याल से वो उसी तरफ जा रहे हैं। क्योंकि ये एनडीए कोalition को भी कंसल्ट करना ज़रूरी है, और आगे बढ़ना ज़रूरी है। और स्टाइल अपना अलग अलग होता है। वाजपेयी का एक बिग पिक्चर विजन का स्टाइल था, और डिटेलिंग और करते थे। मेरे ख्याल से मोदी जी का जो स्टाइल है उसमें वो बिग पिक्चर विजनिंग भी करते हैं, मगर डिटेलिंग भी खुद ही करते हैं, और डिटेलिंग में बहुत भाग लेते हैं। अच्छा। क्योंकि एक उनकी ऊर्जा की लेवल अलग है। अच्छा। उनकी वो दिन में 18 घंटे काम कर सकते हैं। अच्छा। तो वो एक अलग स्तर पे हैंड्स ऑन एक प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा। और वाजपेयी थोड़ा बिग विजन प्राइम मिनिस्टर थे, और वो औरों को डेलीगेट करते थे कि आप इसको आगे। ओके सर, इट वाज रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू। मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें जानने को मिली। जो बुक्स में थी उसको मैं और ज़्यादा आई कुड अंडरस्टैंड इन अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। तो आई एम रियली ग्रेट आपने हमसे बात की, और हमारे व्यूअर्स को आई थिंक वुड लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। एंड आई होप कि आप ऐसे ही बुक्स लिखे, आप अपने और एक्सपीरियंसेस के ऊपर, आपने रशिया में काम किया, कनाडा में काम किया है। सो आई एम रियली ग्रेट। नहीं, बहुत अच्छे सवाल पूछे। तो इट्स गुड दैट स्टे इंटरेस्टेड, स्टे क्यूरियस, कीप आस्किंग क्वेश्चंस। बहुत ज़रूरी है हम ये सवाल पूछें और इनके अच्छे जवाब मिलें। ओके, रियली थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू।